साथियों मैंने कहा कि ये आपकी कोशिका है और कोशिका भी कौन सी है, जंतु कोशिका है। साथियों पादप कोशिका चौकोर होती है और आपको पता है साथियों जो जंतु कोशिका होती है उसके बिल्कुल मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। साथियों केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे साथियों केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर भैया एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। इस केंद्रक द्रव का साथियों जो रंग है वो कुछ नहीं होता, यानी कि रंग होता ही नहीं है, ये रंगहीन होता है। बात क्लियर है साथियों। इस केंद्रक द्रव में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे साथियों क्रोमेटिन कहा जाता है। ये क्रोमेटिन किसका निर्माण करती है साथियों, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है। साथियों न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्र ने बताया था और भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई थी सबसे पहले मवाद कोशिकाओं में। बात क्लियर है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो ऐसा अम्ल जो साथियों केंद्रक में पाया जाता है वो भैया न्यूक्लिक अम्ल होता है। बात क्लियर है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म है। साथियों जो मनुष्य होता है उसमें डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। साथियों जब ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो भैया उन 46 छोटे छोटे टुकड़ों को दोस्तों गुणसूत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है गुणसूत्र हमेशा जोड़े में उपस्थित होता है। कितना होता है दोस्तों, 46 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इन गुणसूत्रों पर साथियों जीन बिखरे हुए रहते हैं रेखीय क्रम में। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र का कार्य क्या है, गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, इन सभी बातों पर साथियों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई है। साथियों वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहना। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों जैसा कि मैंने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स यानी कि गुणसूत्र। देखिए भैया ये क्या है, ये आपकी कोशिका है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं साथियों सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ये क्या है साथियों, ये आपकी कोशिका है। कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है साथियों, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, केंद्रक पाया जाता है। साथियों केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों तरफ साथियों एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। जिसे क्या कहा जाता है साथियों, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना है केंद्रक में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। साथियों इस केंद्रक द्रव का कोई भी रंग नहीं होता, अर्थात क्या है साथियों, रंगहीन होता है। यह साथियों रंगहीन होता है। यहां तक बात आपको समझ में आई। मैंने कहा कि कोशिका के बिल्कुल मध्य में साथियों क्या उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है जिसे साथियों केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर साथियों एक द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है और साथियों इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। अब सुनिए आगे। इस केंद्रक द्रव में साथियों एक धागेनुमा एक संरचना होती है। इस केंद्रक द्रव में साथियों एक धागेनुमा संरचना होती है। बात क्लियर है। इस धागेनुमा संरचना को कहा जाता है साथियों क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। साथियों क्रोमेटिन किसका निर्माण करती है, तो भैया आपको ध्यान रखना है, ये भैया न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है। साथियों न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिश्र ने मवाद कोशिकाओं में, ये मैंने आपको पहले बता दिया था।
न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो साथियों ऐसा अम्ल जो केंद्रक में उपस्थित होता है, जो केंद्रक में उपस्थित होता है, उस अम्ल को क्या कहा जाता है साथियों? उस अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अब साथियों ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये भैया दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है साथियों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। साथियों मैंने डीएनए और आरएनए कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए भैया, जो मनुष्य होता है, इस मनुष्य में साथियों इस डीएनए की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखना है, मनुष्य में डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर। कितनी होती है साथियों? 2.2 मीटर होती है। साथियों ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 छोटे छोटे, दिख रहा है ना आपको, 46 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। 46 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। और साथियों इन 46 छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा गया है भैया? गुणसूत्र कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? गुणसूत्र कहा गया है। अब आपको समझ में आया गुणसूत्र कहाँ पर उपस्थित होता है और गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? अच्छे से समझ में आ गया ना? देखिए साथियों मैंने कहा कि डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। इस डीएनए का जो धागा है 2.2 मीटर लंबा, ये साथियों 46 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। और साथियों उन 46 छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा गया है? गुणसूत्र कहा गया है। साथियों ये गुणसूत्र भैया 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, अर्थात साथियों 46 होते हैं। ध्यान रखना साथियों, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं। इन गुणसूत्रों पर साथियों जीन बिखरा हुआ रहता है रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम में। बात क्लियर है साथियों? इस जीन को अनुवांशिकी की इकाई या अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यह अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई कि भैया गुणसूत्र का निर्माण कैसे हुआ और साथियों गुणसूत्र कहां पर पाया जाता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। साथियों मैंने कहा कि ये आपकी कोशिका है और कोशिका भी कौन सी है? जंतु कोशिका है। साथियों पादप कोशिका चौकोर होती है और आपको पता है साथियों जो जंतु कोशिका होती है उसके बिल्कुल मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। साथियों केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे साथियों केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर भैया एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है। इस केंद्रक द्रव का साथियों जो रंग है वो कुछ नहीं होता, यानी कि रंग होता ही नहीं है, ये रंगहीन होता है। बात क्लियर है साथियों? इस केंद्रक द्रव में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे साथियों क्रोमेटिन कहा जाता है। ये क्रोमेटिन किसका निर्माण करती है साथियों? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है। साथियों न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्र ने बताया था और ये न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई थी सबसे पहले मवाद कोशिकाओं में। बात क्लियर है? न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो ऐसा अम्ल जो साथियों केंद्रक में पाया जाता है वो भैया न्यूक्लिक अम्ल होता है। बात क्लियर है? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म है। साथियों जो मनुष्य होता है उसमें डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। साथियों जब ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो भैया उन 46 छोटे छोटे टुकड़ों को दोस्तों गुणसूत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है गुणसूत्र हमेशा जोड़े में उपस्थित होता है। कितना होता है दोस्तों? 46 होती है, यानी कि संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इन गुणसूत्रों पर साथियों जीन बिखरे हुए रहते हैं रेखीय क्रम में। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भैया अब हम आगे चलते हैं। चले आगे।
अब देखिए भैया, गुणसूत्र से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि भैया गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखना है आपको, गुणसूत्र की खोज हुई थी 1875 में, और किसने की थी भैया, स्ट्रोसबर्गर ने की थी। बात क्लियर है। मैंने कहा गुणसूत्र की खोज किसने की थी साथियों, स्ट्रोसबर्गर ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। बात क्लियर है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। नाम किसने दिया, तो भैया ध्यान रखना है 1888 में एक वैज्ञानिक था डब्ल्यू बोल्डेयर, इसने भैया गुणसूत्र का नाम दिया। क्या यह बात आपको समझ में आई। अब देखिए साथियों, जो गुणसूत्र होता है इसकी जो संरचना होती है वो भैया धागे नुमा होती है। कैसी होती है, धागे नुमा इसकी संरचना होती है। ये साथियों कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से साथियों इसकी संरचना होती है। बात क्लियर है। आगे देखिए भैया, बात आती है कि गुणसूत्र का निर्माण किन किन से होता है। तो ध्यान रखना है आपको, गुणसूत्र का निर्माण साथियों डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। किस किस से होता है साथियों, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। अगर यह बात समझ में आ गई हो साथियों तो मैं और आगे चलता हूं। ध्यान रखना है साथियों, जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जानते हो क्या होता है। कोई कोशिका है वो अपने आप को डिवाइड करती है और 1 से 2 कोशिकाओं में या फिर 2 से अधिक कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है साथियों। उस प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका विभाजन। बात क्लियर है। कोशिका विभाजन के साथियों मध्य अवस्था में जो गुणसूत्र है साथियों, इस गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा गया है। क्या आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई। स्पष्ट रूप से देखने का मतलब यह है साथियों कि जब कोशिका विभाजन की मध्यावस्था होती है साथियों, तो हम गुणसूत्र की संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम गुणसूत्र की संरचना के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो भैया ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। खोज किसने की थी, 1875 में स्ट्रोसबर्गर ने की थी। नाम किसने दिया था, 1888 में डब्ल्यू बोल्डेयर ने नाम दिया था। इसकी संरचना साथियों धागेनुमा होती है। इसका निर्माण साथियों डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया हम अब आगे चलते हैं। चले आगे, मिटा दूं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ऐसे ही हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथियों मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। चलिए अब आगे देखिए भैया, मैंने आपको क्या बताया था कि मनुष्य की एक कोशिका में साथियों कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए भैया दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, मनुष्य की एक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात भैया 46 गुणसूत्र होते हैं। अब साथियों हुआ क्या कि ये जो गुणसूत्र है आपके 46, इन गुणसूत्रों को साथियों 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया भैया, 2 भागों में बांट दिया। जो पहला भाग था साथियों वो था भैया ऑटोसोम्स गुणसूत्र, और जो दूसरा भाग था साथियों वो था भैया ओलोसोम्स गुणसूत्र। बात क्लियर है दोस्तों। मैंने कहा कि 23 जोड़ी होते हैं यानी कि 46 होते हैं। तो शुरुआत के जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो कौन से हैं, ऑटोसोम गुणसूत्र है। और साथियों जो 23वां जोड़ा है वो कौन सा गुणसूत्र है, वो भैया एलोसोम गुणसूत्र है। ये 44 होते हैं, बात क्लियर है। और वो भैया 2 होते हैं।
साथियों ये जो गुणसूत्र होते हैं ये भैया लड़के व लड़की में समान होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये जो गुणसूत्र होते हैं भैया ये लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। बात क्लियर है। साथियों इन गुणसूत्रों को कहा जाता है दैहिक या फिर दोस्तों कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि साथियों हमारी जो काया है उसका लक्षण कैसा होगा वो भैया इन गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इस कारण इसे दैहिक व कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। और साथियों इन गुणसूत्रों को कहा जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। लिंग निर्धारक गुणसूत्र। अगर साथियों पुरुष है तो भैया उसमें गुणसूत्र होंगे एक्स और वाई, और अगर साथियों ये लड़की है या महिला है साथियों तो भैया इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो कौन से होंगे भैया, वो होंगे एक्स और एक्स। साथियों ये ऐसे गुणसूत्र है एलोसोम गुणसूत्र जो भैया लिंग निर्धारक में सहायक होते हैं, यानी कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये दोस्तों इन एलोसोम गुणसूत्रों पर टिका हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने आपसे कहा कि मनुष्य की एक सेल में साथियों 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों को साथियों दो भागों में बांटा गया है, ऑटोसोम गुणसूत्र और एलोसोम गुणसूत्र। तो ये साथियों शुरुआत के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो भैया ऑटोसोम गुणसूत्र है, और जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो भैया एलोसोम गुणसूत्र है। दोस्तों ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उनमें भैया लड़के व लड़की में ये गुणसूत्र समान होते हैं, और साथियों जो एलोसोम गुणसूत्र होते हैं ये भैया लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। इन गुणसूत्रों को साथियों दैहिक व कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि हमारी काया के में जो लक्षण है, हमारी काया में जो लक्षण है साथियों उनके लिए ये गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। और साथियों ने लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा गया है क्योंकि हमारे लिंग निर्धारक में ये गुणसूत्र सहायक होते हैं साथियों एलोसोम। तो ये बात आपसे आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, लिंग निर्धारक गुणसूत्र कौन से हैं और भैया दैहिक व कायिक गुणसूत्र कौन से हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये पुरुष है साथियों तो इसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाएगा, और अगर ये लड़की है साथियों तो इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाएगा। ये बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आगे चलते हैं। देखिए भैया मनुष्य की जो प्रत्येक कोशिका है, मनुष्य की जो प्रत्येक कोशिका है उस प्रत्येक कोशिका में भैया कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखना है 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बात क्लियर है। लेकिन आपने सुना होगा साथियों जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, और जो अंडाणु होता है, जो ओवम होता है, ये भैया युग्मक सेल है, ये युग्मक कोशिका है, और साथियों इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए साथियों आपको ध्यान रखना है ये अगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका है। इसे एन कोशिका भी कहा गया है, हेप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल। और साथियों ये जो कोशिका है ये इनको छोड़ करके और शरीर की जितनी भी कोशिका है उन्हें साथियों द्विगुणित कोशिका कहा गया है, द्विगुणित 2n। ये बात आपको समझ में आई। ये डिप्लॉइड सेल है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ, बताओ भैया जी बताओ। मैं कैमरे को इधर कर देता हूं। अब बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने कहा कि मनुष्य की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें साथियों 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर। और जो शुक्राणु और जो अंडाणु है साथियों ये इन्हें युग्मक कोशिका कहा गया है, और इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इन दोनों कोशिकाओं को छोड़कर शरीर में जितनी भी कोशिका है उन सब में भैया 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु में भैया 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु को साथियों अगुणित कोशिका कहा गया है, और जितनी भी कोशिका है साथियों और बाकी की उन्हें द्विगुणित कोशिका कहा गया है। अब देखिए साथियों जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो होते हैं 22 प्लस में या तो x होगा या फिर साथियों y होगा। दो प्रकार के होते हैं x और y। और साथियों जो अंडाणु है, इस अंडाणु में साथियों जो गुणसूत्र होता है वो होता है 22 प्लस में XX।
अब भैया लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है वो देखिए। अगर भैया पिता से तो 22 + y आ गया और माता से 22 + x आ गया, ये दोनों मिल गए तो भैया लड़का हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि भैया लड़के में 44+ में xy गुणसूत्र होते हैं। और अगर साथियों पिता से 22 + x आ गया और भैया माता से 22 + x आ गया तो भैया लड़की हो जाएगी। तभी तो कहते हैं भैया 44+ में x लड़की में गुणसूत्र होते हैं। तो साथियों आपने देखा कि ये जो x गुणसूत्र है xy, ये गुणसूत्र लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। ये लिंग निर्धारक कर रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। इस वजह से ही तो हमने कहा था साथियों कि एलोसोम गुणसूत्रों को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो ये बताओ, और नहीं आई है तो ये बताओ। बताओ भैया आ गई क्या? अब देखिए साथियों जो एक्स गुणसूत्र है, इस एक्स गुणसूत्र की खोज की थी भैया हेंकिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। और साथियों जो वायु गुणसूत्र है इसकी खोज की थी भैया एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है साथियों स्टीवेंस। क्या नाम है भैया? स्टीवेंस नाम है। क्या नाम है भैया? स्टीवेंस नाम है। मैंने आपको क्या बताया भैया? मैंने आपको यह बताया कि एक्स गुणसूत्र की खोज भैया हेंकिंग ने की थी और भैया जो वायु गुणसूत्र है इसकी खोज स्टीवेंस ने की थी। क्या आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब भैया हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चले आगे, मिटा दूं। अब और देखिए भैया गुणसूत्र के बारे में और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो ही भैया मनुष्य की बात करते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? आप कहोगे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और नंबर में कितने होते हैं? 46 होते हैं। साथियों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर जो जीन है साथियों वो भैया रेखीय क्रम में बिखरे हुए रहते हैं। रेखीय क्रम में बिखरे हुए रहते हैं। ऐसा कहा जाता है साथियों कि इन 46 गुणसूत्रों पर लगभग 30,000 जीन बिखरे हुए रहते हैं। साथियों ये जो जीन है इस जीन को आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है। कहने का मतलब आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं साथियों? ये जीन करते हैं। आपको पता है साथियों कि ये आपका जो डीएनए है जिसकी लंबाई होती है 2.2 मीटर, ये जब 46 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो किसका निर्माण होता है? क्रोमोजोम का निर्माण होता है। क्रोमोजोम है साथियों, इनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और साथियों इस क्रोमोजोम पर लगभग 30,000 क्या बिखरे हुए रहते हैं? जीन बिखरे हुए रहते हैं। तो साथियों इसे हम आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? और देखिए भैया सर्वाधिक गुणसूत्र वाला जीन कौन सा है साथियों? ये देखिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां लिख लेता हूं, सर्वाधिक गुणसूत्र वाला जीन। इसका मतलब यह है साथियों कि ऐसा गुणसूत्र जिस पर सर्वाधिक जीन उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना है गुणसूत्र जो एक है इस पर साथियों 2968 जीन उपस्थित होते हैं। यह सर्वाधिक गुणसूत्र वाला जीन है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? अलग कर देता हूं और देखिए सबसे कम गुणसूत्र वाला जीन तो भैया गुणसूत्र Y है। इस गुणसूत्र Y पर 231 जीन होते हैं।
तो दोस्तों ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गुणसूत्र वाला जीन कौन सा है, तो गुणसूत्र 1 है, जिस पर 2968 जीन बिखरे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे कम गुणसूत्र वाला जीन कौन सा है, तो गुणसूत्र Y है साथियों, इस पर 231 जीन बिखरे हुए रहते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब हम आगे चलते हैं साथियों और देखते हैं क्या क्या है गुणसूत्र में। चले आगे। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण डाटा है उसके बारे में और देख लेते हैं। हेडिंग लगा लेना महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए मनुष्य जो होता है साथियों, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? मैंने कहा 23 जोड़ी। जो बिल्ली होती है साथियों, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भैया 29 जोड़ी होते हैं, सॉरी 19 जोड़ी होते हैं। बात करते हैं चिंपैंजी की साथियों, तो चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गेहूं की बात करें साथियों, तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 21 जोड़ी होते हैं। मटर की बात करें साथियों, तो मटर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये ऐसा डाटा है साथियों जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र, बिल्ली में 19 जोड़ी गुणसूत्र, चिंपैंजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र, गेहूं में 21 जोड़ी गुणसूत्र और मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और साथियों गुणसूत्र की संरचना देखते हैं। देखिए भैया अब पढ़ते हैं गुणसूत्र की संरचना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था भैया कि गुणसूत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, बताया था साथियों। यह है गुणसूत्र की संरचना। एक जो गुणसूत्र होता है साथियों, वो 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर के बना होता है। ये भैया अर्ध गुणसूत्र है। ये क्या है साथियों? ये दोनों अर्ध गुणसूत्र है। 2 अर्ध गुणसूत्र साथियों जिस बिंदु की सहायता से जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है साथियों गुणसूत्र बिंदु। ये साथियों गुणसूत्र बिंदु प्रत्येक गुणसूत्र में स्थित होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में स्थित होता है। इस कारण साथियों इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहा गया है। प्राथमिक संकीर्णन भी कहा गया है। क्या यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। अगर यह बात समझ में आ गई है तो आगे चलो। साथियों इस गुणसूत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है प्रोटीन की। एक प्रोटीन की संरचना पाई जाती है भैया। किसकी संरचना पाई जाती है? प्रोटीन की संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है साथियों पेलिकल। यह बात आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा कि एक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर के बना होता है। 2 अर्ध गुणसूत्र जिसकी सहायता से जुड़े हुए होते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु कहा गया है। प्रत्येक गुणसूत्र में साथियों गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है। इस कारण इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहा गया है। साथियों अर्ध गुणसूत्रों को, या फिर मैं कह सकता हूं कि गुणसूत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रोटीन की संरचना होती है, जिसे साथियों पेलिकल कहा जाता है। बात क्लियर है? प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र में साथियों एक धागे नुमा संरचना होती है। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र में साथियों एक धागे नुमा संरचना होती है जो कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। साथियों इसे क्या कहा जाता है? क्या आप बता सकते हो क्या? इसे कहा जाता है साथियों वर्णसूत्र। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है वर्णसूत्र।
बात क्लियर है साथियों। जिस तरीके से जो माला होती है उस माला में मोती जड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार साथियों इस वर्ण सूत्र पर वर्ण कणिकाएं जुड़ी हुई होती है। वर्ण कणिकाएं साथियों जड़ी हुई होती है। ये क्या है साथियों? ये भैया वर्ण कणिका है। ऐसा कहा जाता है साथियों इन वर्ण कणिकाओं की तुलना जीन से की जाती है। किससे की गई है साथियों? जीन से की गई है। साथियों जो अर्ध गुणसूत्र होता है इसका जो अंत्य भाग होता है यानी कि जो लास्ट वाला भाग होता है इस पर साथियों एक खंड होता है, एक खंड लगा होता है जिसे साथियों कहा जाता है अंत्य खंड। और साथियों कुछ यानी कि बहुत कम ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिन पर साथियों एक खांच उपस्थित होती है जिसकी सहायता से अंत्य खंड जुड़ा होता है और इस खांच को कहा जाता है साथियों द्वितीयक संकीर्णन। भाई एक खांच तो यहाँ पर थी गुणसूत्र बिंदु पर, इसे प्राथमिक संकीर्णन कहा गया और एक खांच साथियों यहाँ पर है, इसे साथियों द्वितीयक संकीर्णन कहा गया है। ध्यान रखना ऐसे गुणसूत्र जिनमें साथियों द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उन्हें साथियों सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। उन्हें साथियों सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। जो मनुष्य है साथियों इस मनुष्य में 13, 14, 15, 21 और जो 22वीं जोड़ी है इन जोड़ियों को साथियों सैटेलाइट गुणसूत्र कहा गया है। तो भैया ये है आपके गुणसूत्र की संरचना और यहाँ पर आपका गुणसूत्र खत्म हो जाता है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्जाम दे लीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चल जाए तो मेरे से आकर कहना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला तो साथियों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, से आपके पास आगामी हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन वो आपकी यूट्यूब पर पहुंच सके बहुत जल्दी से, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिविजन करवा देता हूं। देखिए साथियों जो गुणसूत्र होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। एक जो गुणसूत्र होता है साथियों वो 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर के बना होता है। ये 2 अर्ध गुणसूत्र है। 2 अर्ध गुणसूत्र जिसकी सहायता से जुड़े होते हैं वो साथियों गुणसूत्र बिंदु है। प्रत्येक गुणसूत्र में साथियों गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है। यहाँ पर एक खांच पाई जाती है, इसे प्राथमिक संकीर्णन कहा गया है। साथियों इस गुणसूत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोटीन की संरचना होती है जिसे साथियों पेलिकल कहा गया है। प्रत्येक अर्धगुण सूत्र में साथियों एक धागेनुमा संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, जिसे साथियों वर्ण सूत्र कहा गया है। और जिस तरीके से जो माला होती है उस माला में मोती जड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस धागों के ऊपर साथियों ये वर्ण कणिका, जो वर्ण कणिका है ये साथियों जड़ी हुई होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ण कणिका है यही क्या है? जीन है। साथियों जो अर्धगुण सूत्र है इसका जो अंतिम खंड है, अंतिम जो भाग है उस पर साथियों एक खंड लगा होता है जिसे अंत्य खंड कहा गया है। ये साथियों एक खांच की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, इसे साथियों द्वितीयक संकीर्णन कहा गया है। बात क्लियर है? ऐसा कहा जाता है कि ऐसे गुणसूत्र जिसमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है साथियों उन्हें सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य में साथियों जो सैटेलाइट गुणसूत्र है वो कौन कौन से हैं? 13वां, 14वां, 15वां, 21वां और 22वां जोड़ी है। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। गुणसूत्र और जीन आपका खत्म हो चुका है। तो कैसी लगी अगर आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।